बफर सोल्यूशन डेफिनेशन में है कि ए सोल्यूशन विच रेजिस्ट्स अ चेंज इन पीएच में ये तब्दीली नहीं आने देगा या पीएच को कांस्टेंट रखेगा अगर उसमें कोई एसिड स्मॉल अमाउंट ऑफ एन एसिड या बेस गिर जाए या डाला जाए। यानी इसको यूँ समझे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक बफर सोल्यूशन है, दिस इज़ द बफर। ये जिस मीडियम में मौजूद है तो उसमें अगर बाहर से एसिड आए तो एसिड का काम ये हुआ कि पीएच को 7 से नीचे ले जाएगा, यानी पीएच में चेंज लाएगा जो भी पीएच हो इस बफर का। लेकिन ये बफर उस पीएच में चेंज लाने नहीं देगा। और इसी तरह अगर इसमें हम कोई बेस डाल दें तो वो बेस भी पीएच को इफ़ेक्ट कर सकता है, लेकिन ये बफर उसका इफ़ेक्ट भी कैंसिल करेगा, ख़त्म करेगा। तो इस किस्म का सॉल्यूशन जो है वो बफर सॉल्यूशन कहलाता है। अब बफर सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या हम करते हैं तो उसके कुछ टाइप्स हैं, टाइप से उसकी हम ये भी समझेंगे। द फर्स्ट टाइप इज़ एसिडिक बफर। एसिडिक बफर इसको इसलिए कहते हैं कि ये पीएच को लेस देन 7 रखेगा, तो इस वजह से ये एसिडिक बफर होगा। यानी हम कहीं पे पीएच को 7 से नीचे देखना चाहते हैं या उसको कंट्रोल करना चाहते हैं तो फिर हम एसिडिक बफर इस्तेमाल करेंगे। इसको हम कैसे बनाएंगे? सो इट इज़ ए सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड एंड सॉल्ट ऑफ दिस एसिड विद ए स्ट्रॉन्ग बेस। एक वीक एसिड हमने लेना होगा, उसका सॉल्यूशन, और फिर उसी एसिड का एक ऐसा सॉल्ट ढूंढेंगे जो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ इसने बनाया हुआ हो। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पॉपुलर एग्जांपल इसका है एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है, इसका एक्वस सॉल्यूशन हम बनाएंगे। अब एसिटिक एसिड कई साल्ट बना सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एमोनियम एसीटेट एक साल्ट मौजूद है, CH3COONH4, और सोडियम एसीटेट एक और साल्ट है, CH3COONA। अब ये जो साल्ट है इस वीक एसिड ने वीक बेस एमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड के साथ बनाया है। एमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड, इट इज़ ए वीक बेस, और उसके साथ मिलके उसने ये साल्ट बनाया है। अब ये साल्ट इसने जो बनाया है तो वो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड के साथ बनाया है, एंड दैट इज़ ए स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ उसका ये सॉल्ट है, वीक बेस के साथ उसका ये सॉल्ट है। तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? सॉल्ट ऑफ दिस एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। हम ये सोडियम एसीटेट इस्तेमाल करेंगे बफर बनाने के लिए। तो प्लस हम लेंगे CH3COONA और इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे। तो ये हमारा बन जाएगा एक एसिडिक बफर। इसी तरह से एक और एसिड HF एक वीक एसिड है, इसका सॉल्ट हम सोडियम फ्लोराइड ले सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, या फिर हम पोटाशियम फ्लोराइड ले सकते हैं। ठीक, तो वीक एसिड होगा और उसका सॉल्ट होगा किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। एक और एसिड कार्बोनिक एसिड H2CO3 एक वीक एसिड है और इसका सॉल्ट आप सोडियम कार्बोनेट ले लें CO3, या पोटाशियम कार्बोनेट ले लें। क्योंकि पोटाशियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग है तो कार्बोनिक एसिड के साथ ये उसका सॉल्ट बनेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग है तो कार्बोनिक एसिड के साथ उसका ये सॉल्ट बनेगा। तो बस वीक एसिड आपने ढूंढना होगा, अगर वो दे जाएं, और फिर उसी एसिड का सॉल्ट किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। तो अब अगर हमसे पूछे जाए कि भाई HCl है और उसका मिलाया गया है NaCl के साथ, क्या ये बफर होगा? नो, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और साल्ट भी उसका किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ है, तो ये बफर नहीं बनेगा। वीक एसिड और वीक बेस। इसी तरह से अगर वो कहें कि HNO3 और इसका एमोनियम क्लोराइड के साथ ले लो या एमोनियम नाइट्रेट के साथ ले लो। अब यहाँ पे ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है
और इस स्ट्रॉन्ग एसिड का वीक बेस के साथ सॉल्ट है, तो नो, इसका भी नहीं बनेगा बफर, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड मुकम्मल आयोनाइज होता है और बेसिक बफर में इक्विलिब्रियम रिएक्शन का होना है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड की मौजूदगी में वो रिवर्स रिएक्शन नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से हमने पीएच को कंट्रोल रखना होगा। तो इस वजह से हम इसमें वीक एसिड का इस्तेमाल करेंगे। सो दिस वाज अबाउट द एसिडिक बफर। नेक्स्ट इज़ बेसिक बफर। बेसिक बफर में अब हम ये करेंगे कि सॉल्यूशन ऑफ वीक बेस होगा विथ सॉल्ट ऑफ दिस बेस, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ उसका सॉल्ट होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम एमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस जानते हैं और इससे हम बफर बनाना चाहते हैं, तो इसके मुख्तलिफ़ किस्म के सॉल्ट्स होंगे। तो उनमें हमें एक एमोनियम क्लोराइड मिल रहा है, दूसरा जो है वो एमोनियम कार्बोनेट मिल रहा है। अब इसका एमोनियम क्लोराइड का जो सॉल्ट है ये इसने HCl के साथ बनाया है, एंड HCl इज़ ए स्ट्रॉन्ग एसिड। और जो एमोनियम कार्बोनेट है ये सॉल्ट इसने बनाया है कार्बोनिक एसिड के साथ H2CO3, जो एक वीक एसिड है। तो हमारी डिमांड के मुताबिक हमें चाहिए दिस एमोनियम क्लोराइड। तो इस तरह से अगर हम इसके साथ एमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन मिक्स करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा बेसिक बफर। इसी तरह से एमोनिया बजाते खुद एक वीक बेस है और इसका अब अगेन आप एमोनियम क्लोराइड इसके साथ लगा सकते हो, तो ये बनेगा इसका बफर। अगेन एमोनिया एक वीक बेस है और ये आप एमोनियम नाइट्रेट अगर मिलाओगे तो ये HNO3 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो उसके साथ ये एक साल्ट हुआ, तो ये भी बनेगा। एंड सिमिलरली आप एमोनियम सल्फेट जो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसका साल्ट होगा, दैट इज़ एमोनियम सल्फेट, तो वो हम इसके साथ लगा सकते हैं, दैट इज़ ओनली होल 2SO4। तो बस कॉन्सेप्ट ये है। तो इस किस्म के आपको पेयर्स दे सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल एक्ट एज अ बेसिक बफर और एसिडिक बफर, तो उनसे आपने इस तरह से आइडिया लेना है कि कौन सा मिक्सचर जो है या कौन सा पेयर जो है वो वीक बेस और उसके साल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ है। तो इस किस्म के क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे जब आप बफर के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। बफर एक्शन, द मैकेनिज्म by which added hydrogen ion, here is by which added hydrogen ion or hydroxide ion are neutralized to keep the pH unchanged, तो इसको कहा जाता है बफर एक्शन। यानी इसमें जो हाइड्रोजन आयन किसी एसिड की वजह से आएगा और हाइड्रोक्सल आयन जो किसी बेस की तरफ से आएगा, इनकी वजह से pH में चेंज आने का ख़तरा होगा, लेकिन वो चेंज ये बफर नहीं आने देगा। कैसे? बफर में जो रिजर्व बेस होगा, आगे देखते हैं कि विच वन इज़ द रिजर्व बेस, तो वो बेस जो है न्यूट्रलाइज द हाइड्रोजन आयन बाय एन एसिड, यानी कोई एसिड उसमें हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा, तो बफर में जो बेस है वो उस हाइड्रोजन आयन को कंट्रोल करेगा और उसमें pH में चेंज आने नहीं देगा। इसी तरह से अगर हम रिजर्व्ड एसिड उस बफर में मौजूद है तो वो न्यूट्रलाइज करेगा हाइड्रोक्साइड आयन को जो किसी बेस की जानिब से एडेड होंगे उस सॉल्यूशन में। तो रिजर्व्ड एसिड वो कंट्रोल करेगा बेस, एडेड बेस को, और रिजर्व्ड बेस वो कंट्रोल करेगा हाइड्रोजन आयन को। सो लेट्स कम टू एन एग्जाम्पल और उसमें समझते हैं कि अब ये बफर एक्शन कैसे होगा। एसिडिक बफर एक्शन, एसिडिक बफर हम बनाते कैसे हैं कि इसमें एक वीक एसिड लेते हैं जो ऑलरेडी मैंने दिया है कि कैसे वो बनाएंगे। तो वीक एसिड हमारे पास एसिटिक एसिड है, इसको पानी में डिज़ोल्व किया हुआ है और ये अब एसीटेट आयन बना चुका है CH3COO नेगेटिव, और साथ में हाइड्रोजन आयन एक्वस मौजूद है। वीक एसिड के साथ उसका सॉल्ट किसी स्ट्रॉन्ग बेस से हम डालेंगे तो दैट इज़ द सोडियम एसीटेट CH3COONA, और ये भी आयोनाइज हो गया है, और एसीटेट आयन दैट इज़ दिस वन एंड सोडियम आयन इस सॉल्यूशन में अब मौजूद हैं। ये सारे एक ही सॉल्यूशन में मौजूद हैं। अब इसमें जो एसीटेट आयन है इट इज़ एक्टिंग एज कॉन्जुगेट बेस, यानी जो बेस है रिजर्व्ड बेस, सो दैट इज़ एसीटेट आयन।
तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि CH3COO नेगेटिव इज़ द रिजर्व्ड बेस इन द बेस ऑफ बफर। तो ये बफर का बेस है। और जो हाइड्रोजन आयन हमें दिखाई दे रहा है, दिस इज़ द हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन इज़ एसिड ऑफ द बफर। ठीक, हाइड्रोजन आयन इज़ द एसिड। हाइड्रोजन आयन एसिड है और एसीटेट आयन बेस है। तो इनके दरमियान एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है, जिसकी वजह से पीएच जो है एक ख़ास लेवल पे रह जाएगा, वो चेंज नहीं होगा। अब अगर इस बफर में बाहर से कोई स्ट्रॉन्ग एसिड गिर जाए, तो स्ट्रॉन्ग एसिड गिरने से ये होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल HCl यहाँ पे गिरा, तो HCl आयोनाइज होगा इनटू हाइड्रोजन आयन एंड क्लोराइड आयन। अब पहले से सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की एक ख़ास क्वांटिटी मौजूद थी, जिसकी वजह से बफर का एक पीएच मौजूद था। अब जब हम सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन चेंज करेंगे तो पीएच में भी फ़र्क आएगा। तो हाइड्रोजन आयन HCl की तरफ से अब सॉल्यूशन में डाले गए हैं, तो इनकी वजह से पीएच में चेंज आने का कुछ ख़तरा मौजूद होगा। लेकिन अब हमने पढ़ा कि जो कॉन्जुगेट बेस होगा बफर में, वो इसको कंट्रोल करेगा। तो कॉन्जुगेट बेस जो हमारे पास एसीटेट मौजूद था, दैट इज़ एसीटेट आयन, ये एसिड की तरफ से एडेड हाइड्रोजन आयन, येलो जो है ये वो हाइड्रोजन आयन है जो एसिड की तरफ से आया है। तो इधर मैं लिख सकता हूँ कि दिस बफर, यानी जो एसीटेट आयन है, इट इज़ फ्रॉम द बफर, और ये जो है एडेड फ्रॉम द एसिड, एडेड एसिड। तो अब ये इस एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आयन को अपने साथ न्यूट्रलाइज कर देगा, और न्यूट्रलाइज होने से बन जाएगा एसिटिक एसिड CH3COO, और H जो है अब इसके साथ एसिड वाला। तो इस तरह से जो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आयन आए, तो बेस बफर में जो रिजर्व्ड बेस था एसीटेट आयन, उसने इसको न्यूट्रलाइज किया और पीएच में चेंज आने नहीं दिया। अब इसी सॉल्यूशन में अगर हम डाल दें बेस, कोई बेस इसमें गिर जाए, दैट इज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड आयोनाइज होकर सोडियम आयन बना देगा और साथ में हाइड्रोक्सल आयन बना देगा। अब ये जो हाइड्रोक्सल आयन है, ये पीएच के लिए ख़तरा है कि ये पीएच में चेंज ले आए, लेकिन सॉल्यूशन में अब इसके लिए मौजूद है हाइड्रोजन आयन, जो ऊपर हमने सॉल्यूशन में देखा। दिस सॉल्यूशन दैट इज़ द एसिड ऑफ बफर, यानी एसिड ऑफ बफर, बफर में जो एसिड मौजूद है, इसके साथ अब मिलेंगे हाइड्रोक्साइड आयन जो बेस की तरफ से आया। दिस इज़ दैट हाइड्रोक्सल आयन फ्रॉम द एडेड बेस एडेड। तो ये इसको न्यूट्रलाइज कर देगा एंड वी विल गेट HOH, that is H2O, HOH, that is H2O, and H2O has no effect on the pH because it's neutral. तो इस हाइड्रोक्साइड आयन की वजह से जो चेंज आना था, वो चेंज ख़त्म किया हाइड्रोजन आयन ने। यानी अब अगर हम ऊपर अपने डिस्कशन को देखें, यहाँ पे ये बफर सॉल्यूशन था। बफर सॉल्यूशन में अगर कोई बेस आया, तो बेस जो है दैट इज़ हैविंग द हाइड्रोक्सल आयन, तो हाइड्रोक्सल आयन को कंट्रोल किया इस हाइड्रोजन आयन ने जो सॉल्यूशन में ऑलरेडी मौजूद था। और अगर कोई हाइड्रोजन आयन आया फ्रॉम द एसिड, ये हुआ हाइड्रोजन आयन फ्रॉम द एसिड, तो इसको कंट्रोल किया बेस ने, जो कॉन्जुगेट बेस वहाँ पे मौजूद था। तो अब ये दोनों जो थे, हाइड्रोक्साइड आयन और हाइड्रोजन आयन, दे वर a threat to change the pH, so that threat was neutralized by the reserved acid of the buffer and reserved base of the buffer respectively. This was acidic buffer action. अब एक बेसिक बफर एक्शन, वो देखते हैं कि बेसिक बफर एक्शन कैसे होगा।
बेसिक बफर एक्शन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक बफर कैसे बनता है। बेसिक बफर बनाने के लिए हमने एक वीक बेस का इंतखाब करना होगा, तो वो हम लेते हैं एमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड, और ये जब सॉल्यूशन इसका बनेगा तो ये एमोनियम आयन बना देगा। दिस इज़ द एमोनियम आयन हैविंग द हाइड्रोक्साइड आयन। नेक्स्ट इसमें इसी बेस का, वीक बेस का सॉल्ट किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, तो स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ इसका पॉपुलर सॉल्ट जो है दैट इज़ एमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ये भी इसी सोल्यूशन में डालेंगे। सो वी विल गेट एमोनियम आयन एज वेल एज द क्लोराइड आयन, और इनमें एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। उस इक्विलिब्रियम में जो OH मौजूद है उसके मुताबिक इस बफ़र का एक ख़ास pH होगा। अब इस बफ़र में कौन जो है किसको कंट्रोल करेगा, तो इसका कंट्रोल हमें कुछ यूँ मिलेगा। इस बफ़र में अब जो एमोनियम आयन है, इट इज़ एक्टिंग एज द रिज़र्व एसिड ऑफ द बफ़र, और दूसरी तरफ जो हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ पे मौजूद है, it is acting as the reserved base of the buffer। दोनों का काम क्या होगा, एमोनियम आयन क्या करेगा, न्यूट्रलाइज द एडेड बेस, न्यूट्रलाइज द एडेड बेस, क्योंकि खुद एसिड है तो जो बेस बाहर से आएगा उसको ये न्यूट्रलाइज करेगा, और जो हाइड्रोक्साइड आयन है तो ये न्यूट्रलाइज द एडेड एसिड, जो एसिड गिरेगा उसको न्यूट्रलाइज करेगा। यानी एसिड की तरफ से हाइड्रोजन आयन आएगा तो वो हाइड्रोजन आयन pH में फ़र्क लाएगा, लेकिन ये हाइड्रोक्सिल आयन उसको pH में फ़र्क लाने नहीं देगा, और जो बेस होगा उसकी तरफ से हाइड्रोक्साइड आयन आएगा जो pH में फ़र्क लाएगा, लेकिन ये एमोनियम आयन उसको फ़र्क आने नहीं देगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें अब अगर इसी बफ़र में बाहर से कोई एसिड गिर जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्ट्रॉन्ग एसिड HCl लेते हैं, तो ये आयोनाइज होके हाइड्रोजन आयन देगा और साथ में क्लोराइड आयन। अब बफ़र में जो बेस मौजूद है दैट इज़ हाइड्रोक्साइड आयन, तो ये हुआ हाइड्रोक्साइड आयन जो बफ़र में मौजूद है, और बाहर से आ गया है हाइड्रोजन आयन फ्रॉम दी एडेड एसिड, तो ये उसको न्यूट्रलाइज कर जाएगा और इस तरह से H2O वाटर बन जाएगा। तो pH जो है उसमें चेंज नहीं आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन आयन से ख़तरा था कि वो pH में चेंज ले आए, लेकिन हाइड्रोक्सिल आयन ने उसको ख़त्म कर दिया है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल इसी बफ़र में कोई बेस डाला जाए दैट इज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जब इसमें डलेगा तो ये बना देगा सोडियम आयन और साथ में हाइड्रोक्साइड आयन। अब बफ़र में जो रिज़र्व्ड एसिड है वो है एमोनियम आयन। एमोनियम आयन इस हाइड्रोक्साइड आयन जो बेस की तरफ से आया है दैट इज़ OH, उसको वो न्यूट्रलाइज कर जाएगा और हो जाएगा एमोनियम NH4 एंड OH फ्रॉम दी बेस। तो इस तरह OH की वजह से जो pH में चेंज लाना था वो चेंज नहीं लाएगा, क्योंकि उसको न्यूट्रलाइज कर दिया है एमोनियम आयन ने, दैट इज़ द रिजर्व्ड एसिड ऑफ द बेस ऑफ द बफर, सॉरी। और यहाँ पे जो हाइड्रोजन आयन HCl की तरफ से आ रहा था तो उस हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट इन द बफर हैज़ न्यूट्रलाइज इट्स एक्शन। सो दिस वाज अबाउट द बफर एक्शन, बेसिक बफर एक्शन। कैलकुलेटिंग pH ऑफ ए बफ़र, अगर हम बफ़र बनाएंगे तो उसका pH कितना होगा, या हम कैसे प्रिडिक्ट करेंगे कि जो बफ़र हम बना रहे हैं तो इसका pH अब कितना बन जाएगा, या इस इक्वेशन को जिससे हम ये pH कैलकुलेट करते हैं तो दैट इज़ आल्सो नोन एज हेंडरसन हेसल-बाल्क इक्वेशन या हेसल-बाल्च इक्वेशन, जो भी आप इसको प्रोनाउन कर सकते हो। अच्छा, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल इस इक्वेशन को डिराइव करते हैं और डिराइवेशन के बाद फिर इसमें फ़र्दर जो चीज़ें हमें याद होनी चाहिए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक वीक एसिड HA,
ये जो है डिज़ॉल्व हो गया है पानी में. लेट मी चेंज द स्टाइल ऑफ माई पेन. दैट इज़ लाइक दिस. HA एक एसिड डिज़ॉल्व हो गया है इनटू द वाटर और अब ये आयोनाइज हो जाएगा. हमें दे जाएगा H3O हाइड्रोनियम आयन दिया और एक्वियस फॉर्म में, और साथ में दे दिया है अपना कॉन्जुगेट बेस. दैट इज़ A नेगेटिव. दैट इज़ द कॉन्जुगेट बेस. अच्छा, अब डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड Ka इज़ इक्वल टू, इस इक्वेशन से जो हम लिख सकते हैं तो वो है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन. ये हमने लिखा H3O पॉजिटिव into molar concentration of A negative divided by molar concentration of the acid. ये एसिड के लिए लिखते हैं. वाटर इसमें अब अगर लिखेंगे तो फिर Kc हो जाएगा. वाटर का कंसंट्रेशन कांस्टेंट वो Kc से फिर मल्टीप्लाई होके हमें Ka दे जाएगा. अब इसके बाद ये जो इक्वेशन है इसको इस तरह अरेंज कर दें कि इक्वल साइन के एक तरफ पे सिर्फ हाइड्रोनियम आयन ही रह जाए, बाकी जो हैं टेक्निकली इधर आ जाएंगे. तो HA को अगर यहाँ से हमने हटाना है तो इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे. HA मल्टीप्लाई हुआ, इधर भी HA कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड, और A नेगेटिव इधर ने ले जा हटाना है तो ये A नेगेटिव इधर भी डिवाइड हो जाएगा और A नेगेटिव इधर भी डिवाइड हो जाएगा. तो हमें ये मिलेगा कि HA के साथ कैंसिल हुआ, A नेगेटिव के साथ कैंसिल हुआ, तो हमें जो नया इक्वेशन मिलेगा वो ये हो जाएगा कि H3O हाइड्रोनियम आयन इज़ इक्वल टू Ka. तो दिस इज़ Ka multiplied molar concentration of HA divided by molar concentration of its conjugate base. ओके, यहाँ तक इक्वेशन आया. अब हम क्या करेंगे, टेक नेगेटिव लॉग ऑफ बोथ साइड्स. नेगेटिव लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा नेगेटिव लॉग मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग, यहाँ पे हो जाएगा Ka into molar concentration of HA divided by A negative. अच्छा, फर्दर अब इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना होगा कि ये तो सिंपल है, नेगेटिव लॉग H3O. सो नेगेटिव लॉग H3O इज़ इक्वल टू pH. तो ये हो जाएगा pH इज़ इक्वल टू, यहाँ पे अब हमने एक लॉग रूल अप्लाई करना होगा. वो लॉग रूल ये है कि लॉग A मल्टीप्लाइड B. तो रूल अप्लाई करके ये हो जाएगा लॉग A प्लस लॉग B, लॉग A प्लस लॉग B. अब यहाँ पे हमारे पास Ka को लॉग A ले लें और ये सब कुछ इनको B ले लें. तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा नेगेटिव लॉग Ka और इधर हो जाएगा प्लस साइन और नेगेटिव लॉग HA द वीक एसिड डिवाइडेड बाय नेगेटिव लॉग ऑफ द कॉन्जुगेट बेस. ओके, नेक्स्ट सॉल्व करते हैं. pH अपनी जगह पे, नेगेटिव लॉग Ka बन जाता है pKa, और यहाँ पे ब्रैकेट जब सॉल्व होगा तो नेगेटिव हो जाएगा और लॉग ऑफ द HA वीक एसिड डिवाइडेड बाय द कॉन्जुगेट बेस. अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में A को ऊपर लाएंगे, नोमिनेटर बनाएंगे, HA को डिनोमिनेटर कर देंगे और यहाँ पे ये जो लॉग का साइन है यह प्लस हो जाएगा. सो वी विल गेट pH इज इक्वल टू pKa प्लस log of the conjugate base
डिवाइडेड बाय HA। अच्छा, अब जो दिस इज़ हेंडरसन-हैसेलबाल्क इक्वेशन, दैट इज़ द फाइनल इक्वेशन यूज्ड टू कैलकुलेट pH ऑफ ए बफर। अच्छा, अब यहाँ पे जो हम एसिड में डालेंगे, बफर में डालेंगे, तो वो एक वीक एसिड होगा और उसका सॉल्ट होगा। तो हम इसको यूँ डिफाई कर सकते हैं कि pH इज इक्वल टू pKa प्लस log ऑफ, सो दिस A नेगेटिव दैट इज़ कंजुगेट बेस, ये हमें सॉल्ट की तरफ से भी आता है, यानी जो एसिड का सॉल्ट हम इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड डिवाइडेड बाय दैट एसिड, उसका मोलर कंसंट्रेशन। तो ये हेंडरसन-हैसेलबाल्क इक्वेशन हम किसी भी बफर का pH मालूम करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर एक बेसिक बफर है तो यही इक्वेशन हम मॉडिफाई कर सकते हैं बेसिक बफर का pH मालूम करने के लिए। तो उसमें हम ये करेंगे कि POH है इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हो जाएगा PKB बिकॉज वी आर यूजिंग ए वीक बेस, और आगे हो जाएगा log ऑफ द सॉल्ट, जो बेस का सॉल्ट हमने किस मोलर कंसंट्रेशन में डाला है, डिवाइडेड बाय log ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द बेस वी यूज्ड। तो अब ये इक्वेशन जो है इसके लिए इस्तेमाल करेंगे बेसिक बफर के लिए। या एक और मेथड हम ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर pH मालूम कर जाएं तो फिर हम pH से POH इस इक्वेशन की मदद से मालूम कर सकते हैं। pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। तो POH हमने मालूम किया और फिर उससे pH हम इस इक्वेशन की मदद से हम मालूम कर सकते हैं।